हेलो 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 एवरीवन। वेलकम टू अपना प्लेनेट ऑर्बिट टू सक्सेस और एमपी जीके की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। और अगर आप कनेक्ट हो चुके हैं भाई तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप क्लास में आ चुके हैं ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन कनेक्ट हो चुका है। और दोस्तों एक एक्चुअली सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ा, पिछली क्लास में ग्लिच आ गए थे बहुत सारे और सर्वर का भी इशू चल रहा था, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हुई होगी। अब देखते हैं वो क्लास हमें मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, मतलब उसका रिकॉर्डेड मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या अभी आ गई है सामने, वरना ऐसा ना हो कि हमें पूरी क्लास फिर से ऑर्गेनाइज करनी पड़ सकती है, जो हमने अभी जस्ट लगाई है स्वामी विवेकानंद वाली। चलिए, संस्कार, सोनाली, नम्रता, हेलो हेलो हेलो। चलें भाई शुरू करें। तो दोस्तों आज हमारे एमपी का नया टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, और एमपी में जो टॉपिक शुरू होगा ये है मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। दोस्तों हमने मध्य प्रदेश में काफी सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। मध्य प्रदेश में हमने चट्टानें पढ़ ली, मध्य प्रदेश को हमने जो है वो संभागों के आधार पर पढ़ लिया। पर आपको कुछ याद आ रहा होगा, मैंने मध्य प्रदेश की एक इजी मैपिंग करवाई थी, और उस इजी मैपिंग में हमने ये देखा था कि मध्य प्रदेश जो है उसे अलग अलग भागों में बांटा गया है। मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, इस प्रकार हमने उसे बांटा था। दोस्तों उसी प्रकार का ये जो विभाजन है ये मध्य प्रदेश का किया गया है। इसे मध्य प्रदेश का जो है वो हम फिजिकल डिवीजन या भौतिक विभाजन कहते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात, इसे तो फिलहाल आप एक तरफ रखिए, और मैं जो सबसे मूलभूत बात आपसे यहाँ पर करने वाला हूँ वो कुछ ये है कि देखिए, मध्य प्रदेश के जब हम विभाजन की बात करते हैं, देखिए हमारा टॉपिक है दोस्तों मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। तो मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन हम डिस्कस कर रहे थे, और कौन कौन आ चुका है भाई? भारती, शिवानी, सब आ गए हो? क्या बात है। चलिए, तो मध्य प्रदेश, और देखिए आज क्लास थोड़ी लेट हो गई है, लेकिन अब मैं क्या बताऊं आपको। दोस्तों हम बस 1 या 2 दिनों में सारी की सारी क्लासेस एकदम शार्प टाइम पर शुरू करने वाले हैं। अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम फिजिक्स की क्लास सुबह वाली 8 बजे शुरू कर कर 9 बजे खत्म कर दें किसी भी हालत में दोस्तों। अब क्योंकि मैं बहुत चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो 10-5 मिनट का जो ये हो जाता है ना गैप, ये बहुत भारी पड़ता है दिन के आखिर में, है ना। और कई बार क्या बताएं, अब टेक्निकल चीजें रहती है, चूंकि मैं ही अकेला ऑपरेट करता हूँ सारी चीजों को, तो वो हो जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि चीजें 2 मिनट में हो जाएगी, उसमें 15 मिनट लग जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि सुबह की क्लास कुछ इस तरीके से चले, और रात वाली क्लास 8 से 9 और 9 से लेकर 10:30 तक हो जाए एमपी की क्लास, और 1 घंटे हम फिलॉसफी पढ़ लें तो हमारा बढ़िया काम चलेगा, और हम 10:30 बजे फ्री हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इसे करने की पूरी कोशिश जो है वो चल रही है, और 1 या 2 दिन में सब कुछ व्यवस्थित कर देंगे, क्योंकि आप जानते हो मैराथन के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ रही है। मैराथन की आप जब पीपीटी देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ भी रहा होगा कि उसको बनाने में कितनी एफर्ट डाली गई है। और अभी तो केवल एनोटेशन आए हैं साथियों, आज रात में मैं आपको उन दोनों ही मैराथन में, जो कि यूट्यूब में हमने पढ़ा है, हम यूट्यूब में 9 घंटे पढ़ चुके हैं 2 क्लासेस में, और उसकी जो पीडीएफ है वो आपको आज प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए, आस्था, बीना, ये सब लोग भी जुड़ चुके हैं भाई, क्या बात है। चलो तो अब सीधे यहाँ बात करते हैं, और मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन अ, हमारा आज शुरू होने वाला है। दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश के इस भौतिक विभाजन को आराम से समझेंगे, और इस भौतिक विभाजन के फिजिकल डिवीजन के केवल एक पॉइंट को हम आज डिस्कस करेंगे। आज क्लास थोड़ी छोटी रहेगी, और कल हम थोड़ी बड़ी लंबी क्लास रखने की कोशिश करेंगे, ताकि एक ही क्लास में हम पूरे के पूरे भौतिक विभाजन को समझ सकें। तो याद रखिएगा, कल एमपी की क्लास लंबी चलने वाली है। ये मानकर चलिए कि कल एमपी की मैराथन है, ठीक है।
क्या कहते हो भाई, एक एमपी की मैराथन हो जाए क्या यहीं पर क्लास, अपने अपना प्लेनेट ऐप पर? मतलब लगभग 2 घंटे की क्लास है ना, यहाँ पे छोटी मैराथन रहेगी। यूट्यूब पर तो 4-5 घंटे बहुत इजीली चल जाता है। चलें, तो मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक भूगोलवेत्ता है, जियोलॉजिस्ट है। जियोलॉजिस्ट का नाम है प्रोफेसर एस पी चटर्जी। पहले तो ध्यान से अभी केवल सुनिए। और दोस्तों, प्रोफेसर एस पी चटर्जी जी ने नर्मदा नदी और सोन नदी, नर्मदा और सोन नदी के आधार पर मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा है। के आधार पर एमपी को 3 भागों में बांटा। ठीक है, किसने बांटा है ये बांटा है एस पी चटर्जी जी ने। तो जो एस पी चटर्जी जी हैं, प्रोफेसर एस पी चटर्जी जी, उन्होंने मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा, और मध्य प्रदेश की सरकार भी इसी को जो है वो मानती है, इसी वर्गीकरण को मानती भी है। अब देखिए इन्होंने किस तरीके से बांटा, पहले उसको यहाँ पर समझिए। देखिए हम सभी जानते हैं कि भाई ये अगर हमारा मध्य प्रदेश है, ये अगर हमारा मध्य प्रदेश है, तो इस मध्य प्रदेश के यहाँ से भाई जाती है नर्मदा नदी। ये क्या हो गया आपका, ये नर्मदा नदी वाला क्षेत्र हो गया, ये है नर्मदा नदी। और इन्होंने नर्मदा नदी और सोन नदी के आधार पर मध्य प्रदेश को जो है वो 3 भागों में बांटा है। इनका ये कहना है कि मध्य प्रदेश इस नर्मदा नदी के जो ऊपर वाला भाग है दोस्तों, नर्मदा नदी के जो ऊपर वाला भाग है, यह है सेंट्रल हाईलैंड है। क्या है? सेंट्रल हाईलैंड। इन्होंने नर्मदा नदी और सोन नदी के ऊपर वाले भाग को क्या कहा? सेंट्रल हाईलैंड कहा। मतलब ये यहां से लेकर ये जो पूरा का पूरा यहां तक का भाग है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाया? सेंट्रल हाईलैंड कहलाया, अकॉर्डिंग टू एसपी चटर्जी जी। ठीक है। दूसरा, नर्मदा नदी के जो नीचे वाला हिस्सा है, इसे उन्होंने सतपुड़ा मैकल कहा। इसको उन्होंने क्या कहा दोस्तों? सतपुड़ा मैकल कहा। और तीसरा जो हिस्सा है, तीसरा जो हिस्सा है दोस्तों, ये वाला हिस्सा जिसको हम मानकर चलिए, आपका जो ये हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये हिस्सा, इसको उन्होंने पूर्वी पठार कहा। इसी को हम बघेलखंड भी कहते हैं। तो आप इसे बघेलखंड का पठार बोल सकते हो, इसे पूर्व का पठार भी कहते हैं मध्य प्रदेश में। तो देखिए भाई, बहुत सिंपल तरीके से बताया था प्रोफेसर एस पी चटर्जी जी ने। इनका ये कहना था कि नर्मदा और सोन नदी के आधार पर मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये नर्मदा नदी के ऊपर का पूरा क्षेत्र जो है, यह उच्च भूमि है। ये क्या है? उच्च भूमि है। उच्च भूमि का मतलब क्या है? उच्च भूमि का मतलब है, इसको हम कहेंगे मध्य उच्च भूमि। तो जो प्रोफेसर साहब थे, प्रोफेसर एस पी चटर्जी जी, इन्होंने कहा भाई मध्य प्रदेश के केवल और केवल 3 भाग हैं। कुछ किताबों में आपको 7 भाग भी देखने को मिलते हैं। कैसे हैं वो 7 भाग, अभी समझ में आ जाएगा। और बेहतर तरीके से समझते हैं हम इसे। देखिए पहले इस फोटो में आइए, ये इसमें आइए। देखिए ये जो आपको नीले कलर का हिस्सा दिख रहा है, ये है नर्मदा नदी। और इस नर्मदा नदी के नीचे ये जो आपको रेड कलर का हिस्सा दिख रहा है, ये उन्होंने कहा सतपुड़ा मैकल है। ये भाग क्या कहलाएगा? सतपुड़ा मैकल। तो ये सतपुड़ा मैकल हो गया। ये जो आपको वॉयलेट कलर दिखाई दे रहा है, ये वॉयलेट कलर क्या है? बघेलखंड। तो इन दोनों क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो ऊपर के जितना भी पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये क्या है दोस्तों? ये है आपका सेंट्रल हाईलैंड। ये क्या है? सेंट्रल हाईलैंड है। भाई देखिए इसे, देखिए और महसूस कीजिए कि जो नर्मदा सोन नदी है, इस नर्मदा सोन नदी के ऊपर का जो भी हिस्सा आपको दिख रहा है, वो रीवा पन्ना का पठार हो, चाहे वो बुंदेलखंड हो, बघेलखंड हो,
बघेलखंड कह रहा हूँ, मध्य भारत का पठार हो, मालवा का पठार हो, ये सब कुछ उच्च भूमि उन्होंने कहा। और नर्मदा सोन घाटी के नीचे रेड वाला इलाका सतपुड़ा मैकल है और उसके ऊपर का पिंक बघेलखंड पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अब हम इसको ना अपने अपने बनाए हुए मैप से समझने की कोशिश करते हैं। अब हम अपना मैप बना रहे हैं, अपने तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक, अरे भाई क्या कर दिए। चलिए, ठीक ठाक तो बन गया है। चले भाई, इससे समझ में बढ़िया आएगा। तो देखिए, एसपी चटर्जी जी का ये कहना था, मैं यहां लिख रहा हूं, एसपी चटर्जी जी के अनुसार मध्य प्रदेश के 3 भाग, और मध्य प्रदेश के केवल कितने भाग हैं दोस्तों? 3 भाग हैं। क्या क्या है वो 3 भाग? तो पहला जो है वो कहलाता है मध्य उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड बोल सकते हो आप उसे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेंट्रल हाईलैंड। दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा है पूर्वी पठार, पूर्वी पठार को ही आप क्या बोलते हैं? बघेलखंड। और तीसरा है दोस्तों सतपुड़ा मैकल, तीसरा क्या है? सतपुड़ा मैकल। तो अगर कल को आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के कितने भौगोलिक भाग हैं या मध्य प्रदेश को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश को मुख्यतः 3 भौगोलिक भागों में बांटा गया है, सेंट्रल हाईलैंड, ईस्टर्न आपका जो प्लेटो है, पूर्वी पठार, और सतपुड़ा मैकल। दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो वर्गीकरण है ये किस आधार पर किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों नर्मदा नदी के आधार पर। ये किस आधार पर किया गया है? ये किया गया है नर्मदा के आधार पर। देखिए ये जो पूरा का पूरा ऐसा इलाका है ना, ये वाला इलाका, ये जो मैं ऐसा ब्लू कलर से बना रहा हूं, ये नर्मदा नदी के आसपास स्थित मैदानी भाग है, लेकिन बहुत ही गहराई में है, इसलिए हम इसे नर्मदा घाटी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? नर्मदा घाटी कहते हैं। तो ये मैं नीले कलर से इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये नदी वाला क्षेत्र है। ये मैंने जो क्षेत्र बनाया ये कहलाता है दोस्तों नर्मदा। ठीक है, तो देखिए नर्मदा नदी है, यहाँ पर एक नर्मदा नदी भी अपन बना देते हैं। ये इस प्रकार एक नर्मदा नदी बह रही है मान के चलिए। तो इस नर्मदा नदी के बहने से यहाँ पर एक क्षेत्र बन गया है, और इस क्षेत्र के आधार पर जो है वो एसपी चटर्जी जी ने विभाजन किया। और क्या विभाजन किया है? विभाजन कुछ इस प्रकार है साथियों कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक का जो ये हिस्सा है, ये क्या कहलाता है? मध्य उच्च भूमि कहलाता है। देखिए हमारे साथ नए लोग भी हैं तो सबको साथ में लेते हुए हम चल रहे हैं। ये पूरा का पूरा हिस्सा मध्य उच्च भूमि कहलाता है दोस्तों। और वहीं अगर हम बात करें, ये जो मैं ऐसा एक ट्रायंगुलर शेप यहाँ पर बना रहा हूँ, ये शेप, इसे छोड़ दीजिए और नीचे का हिस्सा छोड़ दीजिए। देखिए मैंने यहां तक लेकर आया हूं इसे, तो इस हिस्से को छोड़ दीजिए आप, ये जो हिस्सा है, क्योंकि ये जो हिस्सा मैं बना रहा हूं ये हिस्सा, ये कहलाता है आपका पूर्वी पठार। ये जो हिस्सा है दोस्तों ये क्या कहलाता है? पूर्वी पठार कहलाता है। ये है पूर्वी पठार, पूर्वी पठार। इसी को आप क्या बोलते हैं? इसी को आप बघेलखंड का पठार भी बोलते हैं। और वहीं वहीं दूसरी ओर ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये जो नीचे वाला पूरा आपको हिस्सा देखने को मिल रहा है, यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा, ये दोस्तों क्या है? ये है सतपुड़ा मैकल। ये क्या है दोस्तों? ये सतपुड़ा मैकल है। ठीक है, ये वाला हिस्सा सतपुड़ा मैकल,
ये वाला हिस्सा बघेलखंड, और ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है ये क्या है, मध्य उच्च भूमि है, जो कि यहां तक है, यहां तक फैली हुई है। तो इन्होंने कहा भाई मध्य प्रदेश के केवल और केवल कितने भाग है, 3 भाग। अब देखिए, और ये जो दोस्तों मध्य उच्च भूमि है, इस मध्य उच्च भूमि के अंदर 5 आपको उपभाग देखने को मिलते हैं। भाग नहीं है ये, सब डिवीजन है, डिवीजन नहीं है, याद रखिएगा, सब डिवीजन हमें देखने को मिलते हैं। क्या कहना था उनका कि हमें सब डिवीजन देखने को मिलते हैं। और क्या है ये सब डिवीजन? उन्होंने कहा भाई ये सब डिवीजन में पहला है मध्य भारत का पठार। पहला क्या है दोस्तों, मध्य भारत। दूसरा जो है ये कहलाता है मालवा। ये सब पठार हैं। सब डिवीजन में हमें क्या देखने को मिलते हैं, ज्यादातर पठार देखने को मिलते हैं, कुछ घाटियां। तो मध्य भारत का पठार है, मालवा का पठार है। इसके अलावा दोस्तों हमें देखने को मिलेगा रीवा पन्ना का पठार। तीसरा क्या है, रीवा पन्ना का पठार। चौथा जो क्षेत्र है दोस्तों, चौथा जो क्षेत्र है वो कहलाएगा बुंदेलखंड का पठार। और पांचवा जो है, 5 भाग हैं टोटल, यहां पर कितने भाग हैं टोटल, 5 भाग। और पांचवा जो भाग है वो कहलाता है नर्मदा सोन घाटी। तो चटर्जी जी ने कहा भाई ये जो मध्य उच्च प्रदेश है इसे भी कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, बस एक सेकंड रुकिएगा। बस एक सेकंड रुकना, तब तक इस मैप को देखो, एक बार चेक कर लूं कि किस तरीके से चल रही है सारी चीजें। चलिए बढ़िया है। तो एसपी चटर्जी जी का नाम मत भूलिएगा। प्रोफेसर एसपी चटर्जी जी ने मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में। और पहला जो भाग है वो क्या कहलाता है, मध्य उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है, और उसके अंदर 5 भाग है। तो इस प्रकार कुछ लोग कह देते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने भाग हैं, 7। वो इसे 5 को भाग मान लेते हैं और 2 ये गिन लेते हैं। 5 ये गिन लिया उन्होंने, और एक गिन लिया पूर्वी पठार, और एक गिन लिया सतपुड़ा मैकल। तो इस प्रकार उनके 7 हो जाते हैं गिनती में, लेकिन वो सही प्रकार नहीं है दोस्तों। मध्य प्रदेश को 7 भागों में नहीं बांटा गया है, मध्य प्रदेश को केवल और केवल 3 भागों में बांटा गया है। ये जो 5 है ये उपभाग है, ये सब डिवीजन है। ठीक है, तो ये सही बात है। अब चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये तो सतपुड़ा है, ये आपको पता है। ये आपका क्या है, ये है दोस्तों बघेलखंड। अब देखिए मध्य प्रदेश के अगर हम पूरे भूभाग की बात करें तो ये जो सतपुड़ा वाला हिस्सा है दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा सतपुड़ा वाला हिस्सा है, यह 11% भाग को दोस्तों कवर करता है। मध्य प्रदेश के 11% हिस्सा जो है वो अकेला क्या है, सतपुड़ा और मैकल है, जो कि आपको यहां से यहां तक दिखाई दे रहा होगा, ये इस प्रकार दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब देखिए मैं उसे पूरा अगर पिंक कर दूंगा तो फिर बहुत अजीब दिखेगा वो, इसलिए मैं उसे पूरा पिंक नहीं कर रहा हूं भाई। तो आप समझ जाइए कि ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है सतपुड़ा मैकल, ये पूरे मध्य प्रदेश का 11% हिस्सा है, याद रखिएगा। सतपुड़ा मैकल जो है वो कुल मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है, 11%। फिर हम इस पूर्वी घाट की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये जो पूर्वी घाट है यह 7% हिस्से को कवर करता है। कितना दोस्तों, 7%। तो देखिए ये दोनों हिस्से हिस्से मिलाकर केवल और केवल 18% है मध्य प्रदेश का। कितना है, 18%। ये है 11% और ये है दोस्तों 7%, 18। इसका ये मतलब है कि दोस्तों 82%, इसका क्या मतलब है, 82% एमपी किसके अंतर्गत आता है, सेंट्रल हाईलैंड के अंतर्गत आता है। दोस्तों किसके अंतर्गत आएगा,
सेंट्रल हाईलैंड के अंतर्गत आएगा। 82% मध्य प्रदेश सेंट्रल हाईलैंड के अंतर्गत आता है और ये सेंट्रल हाईलैंड भी 5 भागों में बटा हुआ है। ये 5 भागों में बटा हुआ है। अब इसे ध्यान से आप यहां पर देखना, ठीक है, एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि अब बाउंड्रीज यहां पर बनाई जाएगी। देखिए दोस्तों, ये जो छोटा सा हिस्सा है ऊपर वाला, मैं यहां से ऐसा अलग कर रहा हूं, ये मैंने इसे अलग कर दिया। और ये देखिए यहां से मैंने इसे ऐसे अलग कर दिया, ये, और ये इस प्रकार मैंने ये एक ऐसा यहां पर क्षेत्र ऐसा बना दिया, ये, ठीक है। और इस प्रकार अगर आप देखें तो 2 क्षेत्र आपको यहां पर बने हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसे ना एक काम करते हैं, येलो कलर से पॉइंट आउट करते हैं तो ये अलग दिखेगा आपको। ये देखिए, ये एक हिस्सा यहां से लेके ये इस प्रकार, ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है येलो वाला, दोस्तों ये हिस्सा कहलाता है मालवा। ये है दोस्तों मालवा, और यह मालवा इस पूरे के पूरे मध्य प्रदेश का 28% है। इस 82 में से 28% दोस्तों क्या है, मालवा है। और मालवा इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्सा भी है, ठीक है। वहीं अगर हम दोस्तों ऊपर की बात करें, अब देखिए थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना भाई। मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूं, ग्रीन कलर से बनाएं क्या? हाँ, ग्रीन कलर अभी तक यूज नहीं करे हैं, ग्रीन कलर से बनाते हैं। ये देखिए, अब मैं एक यहां से हल्की सी एक ऐसी पट्टी लेकर जा रहा हूं, ये मैंने एक पट्टी पूरी की पूरी लेकर गया, और यहां तक मैंने इस प्रकार एक पट्टी लेकर गया। ये देखिए, ये जो आपको पूरा का पूरा हिस्सा दिखाई दे रहा है, जिसको मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं, ये, अब देखिए ये सिंबॉलिक तरीका है, क्योंकि हमारा जो एमपी का मैप है वो उतना परफेक्ट नहीं है कि भाई हम प्रशासनिक आधार पर बने हुए मैप जैसा बना सकें। लेकिन हाँ, एक समझने के लिए इतना काफी है कि ये जो आप ग्रीन कलर देख पा रहे हैं, ये ग्रीन कलर पहले भी हमने डिस्कस किया है, क्या कहलाता है भाई, जल्दी से बताएं। ये जो मैं ग्रीन कलर बना रहा हूं, ये क्या कहलाएगा, बुंदेलखंड कहलाएगा ये। हमने देखा था इसी लास्ट हिस्से पे हमें निवाड़ी देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है ये है आपका बुंदेलखंड। ये क्या हो गया, बुंदेलखंड हो गया। ये है दोस्तों बुंदेलखंड। और ये जो बुंदेलखंड है, ये 7%, और अगर मैं एकदम एग्जैक्ट की बात करूं तो 7.7% दोस्तों मध्य प्रदेश के हिस्से को कवर करता है। कितना, 7.7। देखिए एक एक जानकारी इंपॉर्टेंट है, कोशिश कीजिए कि यही याद हो जाए। तो दोस्तों ये जो बुंदेलखंड है ना, जो थोड़ा सा मालवा का हिस्सा लेकर गया और यहाँ का मध्य भारत का हिस्सा लेकर गया, ये 7.7% वाला हिस्सा है। क्या बात समझ में आ रही है भाई, क्या बात समझ में आ रही है? चलिए ऊपर वाले हिस्से को देखते हैं दोस्तों। ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाले हिस्से का कलर कुछ अलग देख लेते हैं भाई, कुछ ऐसा कलर कर देते हैं उसका। और देखिए, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये पूरा का पूरा, एक तो ये हिस्सा आपका ये वाला, एक तो इस वाले हिस्से की जिसको हमने एज अ कॉर्नर यहाँ पर बनाया था, हम उसकी बात कर रहे हैं। और दूसरा दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा ऐसा जो सर्कुलर हिस्सा है, जो इस ग्रीन के साथ और यहाँ मालवा के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, ये कहलाता है मध्य भारत। और मध्य भारत भी सेंट्रल हाईलैंड के अंतर्गत आता है। और देखिए मेरे साथ साथ अगर आप एमपी का मैप बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा, और एमपी का मैप बनाना भी आने लगेगा। और हमें बनना चाहिए एमपी का मैप, उससे बहुत अच्छे तरीके से चीजें हमें याद होती है, ठीक है, एक डर खत्म होता है हमारा भूलने का। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र दिख रहा है, ये कहलाता है मध्य भारत। ये है दोस्तों मध्य भारत। और ये मध्य भारत जो है, ये दोस्तों 10.68% याद रखिएगा। कितना है, 10.68% हिस्सा किसका है साथियों, मध्य भारत का है। तो ये है मध्य भारत, 10.68%। इसके अलावा ये जो बीच वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसे मैं रेड कलर से यहाँ पर बना रहा हूं ताकि वो अलग ही दिखेगा आपको। ये देखिए, ये जो आपको रेड कलर का ये जो हिस्सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये देखिए,
ये है दोस्तों रीवा पन्ना का पठार। और बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारे पास क्लासेस ऐसी लिमिटेड तो है नहीं, तो हम पूरा ही पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। यह है दोस्तों रीवा पन्ना का पठार। और ये जो रीवा पन्ना का पठार है, ये जो रीवा पन्ना का पठार है दोस्तों, ये 10.38% हिस्से को कवर करता है। तो अगर आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, अब देखो मालवा अच्छा नहीं लग रहा है तो मालवा को अब येलो ही कर देते हैं, वरना वो अजीब लगेगा। तो अब मालवा को भाई येलो करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अब हमने सबको बहुत अच्छे से कलर कर दिया है। ऐसा ना हो कि बेचारा हीन भावना का शिकार हो जाए। चलिए, तो देखिए अगर कल को आपसे कोई पूछता है कि भाई मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप सीधे बताएंगे मध्य प्रदेश को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। सेंट्रल हाईलैंड, और उसके बाद पूर्वी पठार, और उसके बाद सतपुड़ा और मैकल। और दोस्तों ये जो सेंट्रल हाईलैंड है, इसे फिर कितने भागों में बांटा गया है? इसे बांटा गया है भाई कितना, 5 भागों में। और इन 5 भागों में भी सबसे बड़ा भाग है क्या, मालवा। और मालवा कितने प्रतिशत हिस्से को कवर करता है? 28% हिस्से को। उसके नीचे वाला जो हिस्सा है, ये नर्मदा नर्मदा सोन घाटी कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? नर्मदा सोन घाटी। और यह भी काफी बड़ा क्षेत्र है, यह मध्य प्रदेश के 26% हिस्से को कवर करता है। और इसके नीचे, खैर अभी ऊपर चलते हैं, और ये है मध्य भारत, जो कि 10.6% हिस्से को। फिर है बुंदेलखंड 7.7। फिर है रीवा पन्ना का पठार, और उसके बाद, अब चूंकि इसे भी करना ही पड़ेगा, आपको अगर याद आ रहा हो तो ये बेचारा हर बार छूट जाता है। अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने एमपी की जब मैपिंग करवाई थी ना, तब भी इसके साथ यही अन्याय हमने किया था। बाद में इसको हमको ग्रीन कलर देना पड़ा था बेचारे को। तो ये अपने साथ हर बार होता है यार। ये बेचारा बघेलखंड जो है ना, वो छूट जाता है, और फिर इसको हमको जैसे तैसे ग्रीन कलर दे देते हैं अपन इसको, और कहते हैं कि चलो ठीक है। चलो, तो ये क्या हो गया? ये हो गया बघेलखंड। और बघेलखंड को कितना प्रतिशत हमने बोला है भाई? 7। ये 7%, 7%। चलिए यार, अब पूरी ही मजदूरी हो गई ये तो। आपको लग रहा होगा कि मुझे मजा आ रहा है साथियों, लेकिन सच बताओ तो मुझे बचपन से ड्राइंग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कभी भी इन सब कामों में पार्टिसिपेट उतना किया नहीं, क्योंकि मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं आया। मुझे बनाते हुए लोग अच्छे लगते हैं, कोई बना रहा है और मैं देख रहा हूँ, और साथ साथ में अगर उनको मैं सलाह भी दे दूं तो और मजा आ जाता है मुझे, कि मैं उनको सजेस्ट कर दूं कि तुमको ये कलर करना चाहिए। भले ही मुझे नहीं आता है, पर मुझे उनको बताना अच्छा लगता है। मेरी हॉबी है वो ऐसा। तो मुझे करना तो अच्छा नहीं लगता, अभी मैं ठीक है कर देता हूँ। तो ये जो हिस्सा है, ये क्या है आपका? ये है भाई, ये है सतपुड़ा मैकल। और सतपुड़ा मैकल कितना है भाई? सतपुड़ा मैकल है 11%। अब देखिए, बना दिया ना मैप। चले। हेलो शिवम, हेलो भाई। बढ़िया, तुम सही समय पे आए हो शिवम, रंगोली बनकर तैयार है। तुम लोग ऐसा भी तो कर सकते हो यार, तुम लोग ऐसा भी तो कर सकते हो कि घर पे कोई फेस्टिवल है और तुमने एमपी का मैप बना के रंगोली लगा दी, और ऐसा कलर कर दिया, लिख दिया इतने प्रतिशत, नीचे लिख दिया एसपी चटर्जी। आहा भाई, घर वाले कहेंगे वाकई बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, क्या बात है। क्या बोलते हो? एमपीपीएससी के जो एस्पिरेंट है, उन्हें तो शादी में, मेहंदी में भी यही बनवा लेना चाहिए हाथों में। चलो, तो जल्दी से देख लो मध्य प्रदेश को भाई। देखो आज बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, आज केवल भाई इंट्रोडक्शन है इस टॉपिक का, आपको भी पता है। फिर अपन किसी टॉपिक को लेकर जाते हैं तो अच्छा खासा डिटेल में लेकर जाते हैं। आधा घंटा खर्च करें इस मैप को बनाने में, और आप मेरे साथ बनाओ इस मैप को। तो एसपी चटर्जी जी क्या कहते हैं भाई? एसपी चटर्जी जी कहते हैं मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया। मध्य प्रदेश के 3 भौतिक भाग हैं। सबसे पहले तो प्रतिशत ही पता होना चाहिए हमें।
और इन 3 भागों में पहला भाग क्या है? ये है मध्य उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड। दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा बता दो, पूर्वी पठार, या आप इसे क्या कह सकते हो, बघेलखंड। और तीसरा क्या है भाई? तीसरा है सतपुड़ा मैकल। सही है। अब ये जो सेंट्रल हाईलैंड है ये कितने भागों में बटा हुआ है? ये 5 भागों में बटा हुआ है। पहला क्या हो गया? मध्य भारत। दूसरा क्या हो गया? मालवा। तीसरा बुंदेलखंड। चलो इसको ना एक ऐसा लिखता हूं कि याद करने में आपको दिक्कत ना हो। तो देखो, मध्य भारत, यहाँ आओ, ये है मध्य भारत। मध्य भारत से नीचे आओगे तो बुंदेलखंड, बुंदेलखंड से नीचे आओगे तो रीवा पन्ना, और रीवा पन्ना से नीचे आओगे तो फिर क्या पड़ेगा? पूर्वी पठार पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से पढ़ रहे हैं अपन कि ये हो गया मध्य भारत, मध्य भारत से नीचे आए तो क्या हो गया? बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड से नीचे आए तो रीवा पन्ना का पठार। इसके अलावा बीचों बीच दक्षिण की तरफ मालवा और नर्मदा सोन घाटी, ये 5 भाग है। सिंपल, ये तो बताया चटर्जी जी ने। और क्या बताया भाई? कि ये जो सेंट्रल हाईलैंड है वो 82%, पूर्वी पठार 7%, और सतपुड़ा मैकल 11% मध्य प्रदेश के भाग को कवर करता है। इस 82 में से मालवा, मालवा कितना करता है? मालवा करता है 28%। नर्मदा सोन घाटी कितना? 26। तो मालवा 28, नर्मदा सोन घाटी 26। सिंपल। अब सुनो, जब आप इस तरीके से मध्य प्रदेश में यहां से ऐसे नीचे आते हो तो ये क्या है? मध्य भारत। ये क्या है? बुंदेलखंड। ये क्या है? रीवा पन्ना का पठार है। और इधर क्या है? पूर्वी पठार। तो इसे कैसे पढ़ोगे? तो इसे ध्यान से देखो, यहां पर 10, अभी पॉइंट में छोड़ो, 10 7 10 7, 10 7 10 7, 10.6, 7.7, 10.37। पर मोटे तौर पर आप याद रखो कि जब हम मध्य प्रदेश में इस तरीके से चलते हैं तो मध्य भारत 10.6%, मध्य भारत कितना हो गया? 10.6। बुंदेलखंड कितना हो गया? बुंदेलखंड हो गया 7.7। रीवा पन्ना का पठार हो गया 10.3, और ये पूर्वी पठार हो गया 7। चलो एक छोटी सी प्रैक्टिस और करो, बोर होने जैसा कुछ भी नहीं है। तो ये अगर अच्छे से याद नहीं हुआ तो फिर कोई मतलब नहीं है ना इस पढ़ाई का। चलो भाई, सीधी सीधी बात होगी अब। चलिए, सीधी सीधी बातचीत कुछ ऐसे होने वाली है अपनी कि ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? सतपुड़ा। ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? बघेलखंड। कुछ ज्यादा ही बड़ा ले लिए अपन ने पेन। चलो ठीक, बघेलखंड। सही है। और ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है? सेंट्रल हाईलैंड। इस सेंट्रल हाईलैंड में ये छोटा सा हिस्सा छोड़ के कुछ इस तरीके का हिस्सा बनाओगे, आ जाएगा मालवा। और बीच में भाई अपन ने नर्मदा सोन घाटी तो ऐसे भूल गए जैसे है ही नहीं। ये जो हिस्सा दिख रहा है बीच में ग्रीन वाला, ये क्या है? ये है नर्मदा घाटी। सही है। ये ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया? मध्य भारत। ये वाला हिस्सा क्या हो गया? ये हो गया बुंदेलखंड। और ये जो हिस्सा बचा वो क्या बचा? रीवा पन्ना का पठार। ऐसे तुम्हें जल्दी से बनाते बनना चाहिए तो तुम्हारी कमांड अच्छी बन पाएगी, आगे समझने में मजा भी आएगी। क्योंकि इसके बाद हर बार डायग्राम नहीं बनाएंगे, मैं दिशा से बताऊंगा। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। जब हम इस मध्य भारत से नीचे आते हैं तो मध्य भारत में है 10%, मध्य प्रदेश के ऊपर वाले मध्य भारत में 10.6% की हिस्सेदारी, बुंदेलखंड में आए तो 7.7,
फिर वहां से नीचे उतरे रीवा पन्ना के पठार में तो 10.3, बघेलखंड में आए तो फिर से 7, तो 10 7 10 7, याद रहेगा परसेंटेज। 10 7 10 7 भाई, पॉइंट्स वो आप खुद संभाल लेना, मैंने तो तरीका बता दिया है कि याद रखने का, कि ये 10.6 है, फिर ये 7.7 है, 10.3 है, ये 7 है, ये कितना है 11। मालवा कितना है, सबसे ज्यादा मालवा क्या ही तो है 28। सेकंड नंबर पर क्या है, नर्मदा घाटी 26। अब आपसे अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के, आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े भाग बताइए, सबसे बड़े 3 भाग बताइए या उपभाग बताइए, कैसे बताओगे आप कहोगे सबसे बड़ा क्या होता है, मालवा। मालवा से छोटा क्या है, नर्मदा सोन घाटी। और नर्मदा सोन घाटी से छोटा क्या है, सतपुड़ा। सिंपल। मालवा सबसे बड़ा है, नर्मदा सोन घाटी उससे भी छोटी, और उससे भी छोटा क्या है, उससे भी छोटा है भाई आपका क्या, सतपुड़ा मैकल, केवल 11%। सही है। चलिए, तो मालवा 28 पहला, नर्मदा सोन घाटी 26, और सतपुड़ा तीसरा। ऐसे में भी तीसरे नंबर पे आता है सतपुड़ा 11। तो 3 ऐसे पढ़ लो, 3 ऐसे पढ़ लो। तो मैं बेसिकली तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग एकदम नए हैं अभी, जो एकदम नए हैं और उन्हें बार बार कंफ्यूजन हो रहा है, सर कैसे हम परसेंटेज याद करेंगे, कैसे हमको ये जो है वो ये सबका सब समझ में आने वाला है, भाई कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। बस आपको तरीका पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मोटे तौर पर कौन सी चीजें कहाँ पर है। जैसे आपको पता है भाई मालवा यहाँ आता है, ये लिख लिया मालवा हमने। एनएस वैली, नर्मदा सोन घाटी यहाँ पर आती है। सतपुड़ा मैकल जो है वो इस तरफ आता है, ये लिख लिया हमने। और ये 1 2 3 है, मतलब ये हमें पता है कि ये घटते क्रम में है, तो ये हो गया 28, ये हो गया 26, और ये हो गया 11। ये 3 बड़े भाग भी हैं मध्य प्रदेश के। फिर हमें यहां से यहां पहुंचना है, तो सबसे पहले यहां क्या आएगा, यहां आएगा मध्य भारत। मध्य भारत के बाद ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, बुंदेलखंड। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, रीवा पन्ना का पठार। और इस हिस्से को क्या कहते हैं, बघेलखंड। ये 4 हिस्से हमें पता है। और भाई हमसे अगर कहा जाएगा कि इन 4 हिस्सों के प्रतिशत बताइए, तो हम बताएंगे इसका 10 है, फिर इसका 7 है, फिर इसका 10 है, फिर इसका 7 है। भाई इसका 10.68% है, इसका 7.7% है, इसका 10.3 है, 38 कर लो, और इसका 7 ही। ये हमने सब याद कर लिया और बता दिया। तो इसको रटना नहीं है, रटोगे तो जल्दी से भूल जाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे कि मध्य भारत का कितना है और रीवा पन्ना पठार का कितना है, बुंदेलखंड का कितना है और बघेलखंड का कितना है। आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि इसे सही सीक्वेंस में जमाइए, घटते क्रम में जमाइए, बढ़ते क्रम में जमाइए। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बुंदेलखंड और बघेलखंड में क्या बड़ा है। भाई अभी तक नहीं आए हैं इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकते। डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन आपको कभी ना कभी देखने को मिल सकते हैं किसी एग्जाम में, कोई भरोसा नहीं है एग्जाम का। तो आपको एक इन डेप्थ एक पता होना चाहिए, जब आप आंखें बंद करें तो आपके सामने एक मैप होना चाहिए फिजिकल डिवीजन का, जहां पर आपको पता होना चाहिए मालवा 28 है, देन एनएस वैली 26 है, सतपुड़ा 11 है, इधर मध्य भारत 10 7 10 7। अब थोड़ा और ध्यान से देखिए, वापस आइए यहाँ। दोस्तों अगर मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपको अगर यहाँ पर बताऊं, तो देखिए जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, दोस्तों जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, यहां लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ बनने से पहले, छत्तीसगढ़ बनने से पहले मध्य प्रदेश में 2 भाग और थे।
जो कि छत्तीसगढ़ बनने के कारण कहाँ चले गए, छत्तीसगढ़ में चले गए। और उसमें से एक का नाम क्या है, महानदी क्षेत्र। एक क्या है दोस्तों, एक है महानदी क्षेत्र, जो कहाँ चला गया, जो चला गया छत्तीसगढ़ में। और दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा है दंडकारण्य क्षेत्र। तो पहले दो क्षेत्र और हुआ करते थे भाई अपने एमपी में। कब तक, सन 2000 तक। एंड देन जब सन 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो फिर हमारे पास टोटल 3 क्षेत्र बचे। ठीक है, देखिए इसे। चलें, तो दोस्तों देखिए, अब हम इसी तरीके से हमारी पढ़ाई जो है वो कल से कंटिन्यू करेंगे इस क्षेत्र की। आज तो केवल और केवल हमने इंट्रोडक्शन तैयार किया है भाई। आज हमने केवल इंट्रोडक्शन और ये मैप तैयार किया है, ताकि हमारे साथी जो नए लोग हैं उन्हें बढ़िया ये मैप बनाते बन जाए, वो आसानी से इसे समझ सकें। अब देखिए, कल हम जो है वो सबसे पहले मालवा के बारे में पढ़ेंगे, नर्मदा सोन घाटी के बारे में पढ़ेंगे, सतपुड़ा के बारे में पढ़ेंगे। और इस आधार पे हम उनको घटते क्रम पर जो है वो तैयार करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई आज की क्लास बस इतनी ही रहने वाली है। आज केवल और केवल आपको मुझे ये पढ़ाना था दोस्तों। कल की क्लास में हम सीधे टू द पॉइंट मालवा, नर्मदा घाटी और सतपुड़ा पर चर्चा करेंगे। और फिर कोशिश करेंगे कि आज कल हम इस पूरे के पूरे टॉपिक को कंक्लूड कर सकें। तो ध्यान रखिएगा, कल एमपी जीके की क्लास लंबी चलेगी। लगभग 9 बजे शुरू होगी और वो 11 सवा 11 तक चलेगी। तो कल लगभग 2 घंटे की क्लास है एमपी जीके की। सब तैयार हैं भाई? रिप्लाई करके बताएं, क्या कल आप एमपी की ज्यादा क्लास लेने के लिए तैयार हैं क्या, ताकि हम एक ही दिन में इसको खत्म कर सकें। और शिवम, प्रिंसी और भारती, मैं आप तीनों को ये कहूंगा कि आप तीनों लाइव क्लास में आते हो तो आप YouTube पे जाइएगा और YouTube पर अपना प्लेनेट सर्च कर लेना। और अपना प्लेनेट में या तो प्लेलिस्ट पे चले जाना, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, या लाइव में चले जाना, वहां पर आपको यूनिट 10 की 2 क्लासेस देखने को मिलेगी, उसे देख लेना। क्योंकि एमपी की कुछ क्लासेस यूट्यूब पर भी फिलहाल हो रही है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल भाई, सब लोग हाँ कह रहे हो ना, तो बिल्कुल फिर कल आप लोगों की 3 घंटे की क्लास है शाम को, बिलीवर बैच वालों की। और जो एमपी जीके वाले लोग हैं उनकी लगभग 2 सवा 2 घंटे की क्लास रहने वाली है। और इस मैप को एक बार प्रैक्टिस कर लेना, देन हम मिलते हैं कल। और दोस्तों सुबह डेफिनेटली फिजिक्स की क्लास रहेगी, तो फिजिक्स की क्लास में आ जाना भाई। फिजिक्स में हम वहाँ पर हीट एंड टेम्परेचर के क्लास के बारे में आगे चलेंगे, वहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कस हम करने वाले हैं। चलिए, तो फिलहाल भाई क्लास को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। बढ़िया अपना पढ़ाई कीजिए और मिलते हैं कल।